हेलो एवरीवन। आज अपन 24 मई को जो एडवांस का टेस्ट पेपर हुआ था, पेपर 2, उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखना। ठीक है, आप ये क्वेश्चन रीड कर लीजिए। आपको रॉड दे रखी है। ठीक है, रॉड का मास दे रखा है, एरिया दे रखा है, लेंथ और यंग्स मॉडुलस दे रखा है। ठीक है, टेंशन, स्ट्रेन, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वगैरह ये सब निकालना है आपको। ठीक है, देखना है। हम क्या करेंगे, हम पहले तो इस फोर्स की वजह से यहाँ पर आने वाला टेंशन निकाल लेंगे, है ना। पहले अपन ने पूरे सिस्टम का एक्सेलेरेशन निकाल लिया। ठीक है, फिर हमने क्या करा, इस पीछे वाले पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम बना के यहाँ पर जो लगने वाला टेंशन है, इस छोटे से एलिमेंट के अंदर जो टेंशन है वो टेंशन निकाल दिया। ठीक है, ये टेंशन निकाल लेने के बाद इस पर्टिकुलर रीजन में टेंशन निकालने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इस छोटे से एलिमेंट के अंदर प्रोड्यूस होने वाला इलोंगेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें इस पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर टेंशन पता है। उस टेंशन की हेल्प से हम इस छोटे से एलिमेंट के अंदर प्रोड्यूस होने वाला एलोंगेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये वाले फॉर्मूले से। डेल्टा एल इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई। ठीक है, जहां पर एफ होता है इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, एल रिप्रेजेंट करेगा हमारे एलिमेंट की लेंथ। ठीक है, तो हमने फोर्स की वैल्यू पुट कर दी, एलिमेंट की लेंथ पुट कर दी। ठीक है, तो इससे हमें इस एलिमेंट के अंदर इलोंगेशन मिल गया। ठीक है, इसको अगर अपन इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर एल तक, तो हमें टोटल इलोंगेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपन रॉड के अंदर टोटल इलोंगेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, टोटल इलोंगेशन वाला पार्ट तो अपना आराम से आ जाएगा। ध्यान रखना, डायरेक्टली आप पूरी रॉड के अंदर सिंपल फॉर्मूले से इलोंगेशन नहीं निकाल सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर छोटे से एलिमेंट में इलोंगेशन निकाल के इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, एनर्जी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मूला लिखा जा सकता है हाफ के एक्स स्क्वायर, जहां पर एक्स होगा एलोंगेशन और के रिप्रेजेंट करेगा स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, या फिर इलास्टिसिटी के केस में स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू होती है ए वाई बाय एल के बराबर। ठीक है, तो मैं अब करने क्या वाला हूँ, मैं सबसे पहले इस छोटे से एलिमेंट के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है वो एनर्जी स्टोर निकालूंगा, उस एनर्जी स्टोर को इंटीग्रेट कर दूंगा, है ना। इंटीग्रेट करने से पूरी रॉड के अंदर एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो इस छोटे से एलिमेंट के बारे में अगर अपन बात करें, ठीक है, इस छोटे से एलिमेंट के लिए अगर अपन बात करें, तो के की वैल्यू होती है ए वाई बाय एल। ए पुट कर दिया, वाई पुट कर दिया, और एलिमेंट की जो लेंथ है वो डी एक्स के बराबर हो जाएगी, है ना। तो हमने के की वैल्यू ए वाई बाय एल पुट कर दी है ना। ये पुट करने के बाद एलिमेंट के अंदर अगर मुझे इलोंगेशन निकालना है, इस छोटे से एलिमेंट के अंदर अगर मुझे एलोंगेशन निकालना है, तो वो एलोंगेशन मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, एलोंगेशन के बदले में ये वैल्यू अपन पुट कर देंगे, यहाँ से उठा के वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। स्मॉल एलिमेंट का एलोंगेशन पुट कर दिया। ठीक है, तो हाफ के छोटे से एलिमेंट के अंदर प्रोड्यूस होने वाले एलोंगेशन का स्क्वायर, इससे स्मॉल एलिमेंट के अंदर एनर्जी आ गई। इसको अपन क्या करेंगे, प्रॉपर लिमिट्स के साथ इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो टोटल एनर्जी आराम से मिल जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं अपन। ठीक है, ये सवाल आपको खुद ही ट्राई करना है, आसान सवाल है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा डेटा पढ़ोगे ना, तो डेटा पढ़ के आपको पता चलेगा कि जब ये प्लेट 90 डिग्री से घूमकर वर्टिकल हो जाएगी, उसी मोमेंट पे ये पार्टिकल जाके इससे कोलाइड करने वाला है। ठीक है ना, इस डेटा के हिसाब से अगर आप सॉल्व करोगे आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आप रीड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीजें ऑब्जर्व करना। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपको कार को इस ट्रैक के अलाउंग चलाना है, सर्कुलर ट्रैक के अलाउंग चलाना है, और आपकी जो स्पीड है ना वो कांस्टेंट रहना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको इन सब पैरामीटर्स के आंसर देना है। ठीक है, चलो देखते हैं अपन। आप है ना, सबसे पहले बी वाले पॉइंट और डी वाले पॉइंट का एफबीडी कंसीडर करो।
ठीक है। बी वाले पॉइंट पे एक तो एम जी साइन थीटा लग रहा होगा, ठीक है, और बी वाले पॉइंट पे पार्टिकल सर्कुलर मोशन भी कर रहा है, तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स भी नेसेसरी होगा। ठीक है। अब आपको ये समझना है कि यहाँ पर पार्टिकल की स्पीड अगर कांस्टेंट रखना है, तो स्पीड को कांस्टेंट रखने के लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है दैट मस्ट बी जीरो, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को जीरो करने के लिए टेंजेंशियल फोर्स जीरो होना चाहिए। ठीक है। तो इट इज नेसेसरी कि ये एम जी साइन थीटा फ्रिक्शन के कंपोनेंट से बैलेंस हो जाए। ठीक है, और साथ में सेंट्रीपिटल फोर्स भी प्रोवाइड करना है, तो वो भी फ्रिक्शन के कंपोनेंट से आएगा। तो फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, ठीक है, और फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट एम जी साइन थीटा वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, टेंजेंशियल फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो बी और डी वाला पॉइंट है, उसमें फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट एम जी साइन थीटा को बैलेंस करेगा, और दूसरा कंपोनेंट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर हम फ्रिक्शन की वैल्यू बोल सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का स्क्वायर प्लस एम जी साइन थीटा का स्क्वायर का रूट। ठीक है। अच्छा, अगर आप यहाँ पर आ जाओगे, अगर आप यहाँ पर आ जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लिखोगे, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स माइनस बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर, तो वहां से आपको फ्रिक्शन की वैल्यू ये निकल के आ जाएगी। ठीक है। अब इन एक्सप्रेशंस को देखकर मैं बड़े आराम से कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि यार ए वाले पॉइंट पे जो फ्रिक्शन आया है ना, वो फ्रिक्शन कंपैरेटिवली ज्यादा है। ए वाले पॉइंट पे जो मैंने यहाँ पर फ्रिक्शन निकाला है, वो कंपैरेटिवली इससे तो क्या है, ज्यादा है। इनफैक्ट ए वाले पॉइंट पे जो फ्रिक्शन आएगा, वो मैक्सिमम फ्रिक्शन ही होने वाला है ना। ए वाले पॉइंट पे जो फ्रिक्शन आएगा वो मैक्सिमम ही होने वाला है। ठीक है, मैं आराम से देख के कंक्लूड कर पा रहा हूँ। ठीक है। अगर आपको देख के आइडिया नहीं लग रहा है, तो आप एक काम करना, जो दोनों इक्वेशंस आई है उसको स्क्वायर करके देख लेना। जैसे आप स्क्वायर करके देखोगे, आपको अंदाजा लग जाएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि ये वाला जो फ्रिक्शन है वो ज्यादा है। ठीक है। तो यहां से हमें ये समझना है कि ए वाले पॉइंट पर जो फ्रिक्शन है वो एक्चुअल में मैक्सिमम है। यहाँ पर जो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है, वो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड इज मैक्सिमम। ठीक है ना। अब देखना, आइडिया ये है क्वेश्चन में कि हमें क्या करना है, हमें पूरे ट्रैक में पार्टिकल को मूव कराना है विद अ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है। और सी वाला ऑप्शन देखिए आप, उन्होंने मिनिमम स्पीड के बारे में बात करी है। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये सब सोच रहे हैं कि यार देखो, यहाँ पर जो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है, ए वाले पॉइंट पे जो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है, वो तो मैक्सिमम है। अगर यहाँ पर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर गया, तो पार्टिकल हर एक पॉइंट पर सर्कुलर मोशन कर जाएगा। तो हम करने क्या वाले हैं, हम ए वाले पॉइंट पर, हम यहाँ पर ए वाले पॉइंट पर सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लिखेंगे, है ना। ए वाले पॉइंट पे हम सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है। ए वाले पॉइंट पे अगर आप सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लिखते हो, तो फ्रिक्शन की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है। और जो आपका फ्रिक्शन है वो म्यू इंटू एन से कम होना चाहिए। ठीक है। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे, तो पार्टिकल की वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, और उसके करस्पॉन्डिंग मिनिमम वेलोसिटी भी निकाली जा सकती है। ठीक है। चलो, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग सवाल था, बहुत बढ़िया सवाल था ये। ठीक है। यहाँ पर ये सवाल एसएचएम का सवाल है एक्चुअल में। ठीक है। हमने ये पढ़ रखा है पहले कि अगर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है और उसको आपने टेबल के ऊपर एज इट इज रखा हुआ है, ठीक है, तो उसकी जो नेचुरल लेंथ है वही उसकी मीन पोजीशन होती है। ठीक है। और हमने साथ में ये भी पढ़ रखा है कि जैसे ही आप इस सिस्टम पे कोई कांस्टेंट फोर्स लगाते हो, तो उस कांस्टेंट फोर्स की वजह से फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होती है, लेकिन जो मीन पोजीशन है वो जरूर चेंज हो जाती है। ठीक है। बस इतने से आइडिया का इस क्वेश्चन के अंदर यूज होगा, है ना। देखते हैं, एक बार आप एक बार सवाल रीड कर लीजिए। ठीक है। चलो, देखना, ये हमारे सिस्टम की नेचुरल लेंथ है। ठीक है। जब मैं एफ फोर्स लगाऊंगा, तो इस फोर्स की वजह से जो मीन पोजीशन है वो यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पर आ जाएगी।
ठीक है, लेट से ये हमारी मीन पोजीशन है ना, ये डिस्टेंस मैंने x बोल दिया। ठीक है, और लेट से पार्टिकल जो ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है उस ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड a के बराबर है। ठीक है, अब ये जो एम्पलीट्यूड है ये हमेशा मीन पोजीशन से ही मेजर करा जाएगा, है ना, ये हमेशा मीन पोजीशन से ही मेजर करा जाएगा। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि जब पार्टिकल अपनी पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जाएगा तो उसके अंदर मैक्सिमम एलोंगेशन होगा और वो इतना होगा। अच्छा, जब वो नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाएगा तो उसके अंदर मैक्सिमम कंप्रेशन होगा और वो कंप्रेशन होगा a माइनस एक्स के बराबर, a माइनस एक्स के बराबर। और क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि जो मैक्सिमम एलोंगेशन है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स मैक्सिमम कंप्रेशन। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना, इसके अकॉर्डिंग हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, x की वैल्यू निकाल लेने के बाद, x की वैल्यू निकाल लेने के बाद अब यहां पर हमें क्वेश्चन में फोर्स दे रखा था, पार्टिकल का मास दे रखा था। ठीक है, फोर्स और मास दे रखा है, तो हम यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है ना, मेन पोजीशन जो है ना, ठीक है, वो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? मेन पोजीशन पे, मेन पोजीशन पे ये वाला जो फोर्स है, ठीक है, और स्प्रिंग का जो फोर्स है वो बैलेंस करेंगे, है ना, दोनों को बैलेंस करके हम ये एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना, और एक्स की वैल्यू निकाल ली और यहाँ पर पुट कर दिया तो आपको एम्पलीट्यूड में मिल जाएगा, है ना। आप देखो, आपको स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा था, ठीक है, मेन पोजीशन पे ये वाला फोर्स और स्प्रिंग का फोर्स आप बैलेंस कर दोगे। बैलेंस करने से क्या होगा? बैलेंस करने से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वो एक्स की वैल्यू आने के बाद एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे हम, तो ए की वैल्यू आराम से आ जाएगी। ठीक है, ए की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, ए की वैल्यू आ जाने के बाद अब समझना मेरी बात कि ये हमारी मेन पोजीशन है, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हमें वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हम फॉर्मूला लगा देते हैं v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमें ओमेगा पता है, अंडर रूट ऑफ के बाय एम होता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड पता है, और ये वाली जो डिस्टेंस है मेन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट भी पता है। ये सारी वैल्यूज पुट करके वेलोसिटी बड़े आराम से निकाली जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपने। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारे वर्नियर कैलिपर पे सवाल है। ठीक है, एक तरह का स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर ही है ना, स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर ही है। ठीक है, और आपको यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट अपन ने यूज करा है उस ऑब्जेक्ट की लेंथ बतानी है। ठीक है, अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो वर्नियर स्केल है यहाँ पर उसका जीरो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो चुका है। जो वर्नियर स्केल यहाँ पर अपन ने बना रखी है उसका जो जीरो है वो मेन स्केल के जीरो से लेफ्ट में क्या हो चुका है? शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, लेफ्ट में शिफ्ट होने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक नेगेटिव जीरो एरर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो वर्नियर कैलिपर है उसमें नेगेटिव जीरो एरर है ना। चलो, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन जीरो नेगेटिव जीरो एरर ही कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर कि नेगेटिव जीरो एरर कितनी है। ठीक है, तो अगर आपको नेगेटिव जीरो एरर कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ये समझ में आ रहा है डायग्राम देख के कि यार वर्नियर स्केल का जो फर्स्ट डिवीजन है ना वो मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है। तो ऑब्जर्वेशन ये है कि फर्स्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल जो है वो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, अगर फर्स्ट डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे और उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दोगे। इससे आपकी जो नेगेटिव जीरो एरर है वो आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी नेगेटिव जीरो एरर आ चुकी है। ठीक है, अब जैसे ही आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करने के बाद आप देखो जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, आप एग्जैक्टली देखोगे कि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के 5 नंबर के डिवीजन पे एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है, एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, तो वर्नियर स्केल का जीरो एग्जैक्टली यहाँ पर कोइंसाइड करने का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट आपने यूज करा है उस ऑब्जेक्ट की जो एक्चुअल लेंथ है वही 5 mm के बराबर होगी। आप देख सकते हो ना कि इसका जो जीरो है एक्चुअल में वो यहाँ पर कोइंसाइड करना चाहिए था अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं था तो, लेकिन ये ऑब्जेक्ट फंसाने के बाद इतना आगे बढ़ चुका है
है ना, मतलब आपकी जो रीडिंग है वो इसके बराबर ही होगी, 5 mm के बराबर ही होगी। ठीक है, तो आपकी जो रीडिंग है वो 5 mm के बराबर है। ठीक है, अब आपके पास क्या है ना, आपके पास रीडिंग भी है और आपके पास जो नेगेटिव जीरो एरर है वो भी है। अब अगर आप ऑब्जेक्ट की जो रीडिंग है और जो जीरो एरर आपने निकाला है उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से ऑब्जेक्ट की जो एक्चुअल लेंथ है वो लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, तो रीडिंग में से आपको जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट कर देना है, जो जीरो एरर है वो इतनी है, सब्ट्रैक्ट करके हमारे ऑब्जेक्ट की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल आप रीड कर सकते हो एक बार। ठीक है, पार्टिकल के यहाँ पर कोलाइड करने पर इनलास्टिक कोलिजन हो गया है। ठीक है, और कुछ ना कुछ यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब पार्टिकल एच हाइट से गिरेगा तो उसकी वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 2gh होगी, उसका एक कंपोनेंट साइन के साथ आ जाएगा, एक कंपोनेंट कॉस के साथ आ जाएगा। ठीक है, अब इनलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, ये जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, कोलिजन के बाद लाइन ऑफ इम्पैक्ट वाला जो कंपोनेंट है वो टकरा के जीरो हो जाएगा। आप कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लगाओगे ना, तो आपको पता लग गया कि ये वाला कंपोनेंट तो जीरो हो गया, सिर्फ ये बचा। ठीक है, ये कंपोनेंट बचने के बाद, ये वाला कंपोनेंट बचने के बाद इस डायरेक्शन में साथ में एक एक्सेलेरेशन होगा जी साइन अल्फा। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है और उससे आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये आप खुद ट्राई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखना ये सवाल नेक्स्ट। आपका पार्टिकल इस ट्रैक के अलॉन्ग चल रहा है और आपको वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच में एक ग्राफ दे रखा है। ठीक है, इस तरह का एक ग्राफ दे रखा है। ठीक है, और आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूरा एक लैप कंप्लीट करने का, पूरा ये लूप कंप्लीट करने का टाइम पूछा गया है। ठीक है, अब इसमें है ना, आपको ये समझ में तो आ ही रहा होगा कि इस पोर्शन का जो टाइम है, ये वाले पोर्शन में स्पीड कांस्टेंट है ना, तो इस पोर्शन का टाइम निकालना तो आसान है, दिक्कत आएगी इस पोर्शन में। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम इस पोर्शन का ही टाइम पे फोकस करेंगे, इसके ही टाइम पे फोकस करेंगे। ठीक है, इस पोर्शन के टाइम पर ही फोकस करेंगे। ठीक है, अब मुझे है ना ये दिखाई दे रहा था कि इस पोर्शन में जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन होने की वजह से इसका स्लोप कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो मैंने इसका स्लोप लिख लिया, स्लोप हो जाएगा डीवी अपॉन डी एस, इसका स्लोप हो जाएगा डीवी अपॉन डी एस, और उसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी, माइनस का 0.125 डिवाइड बाय पाई बाय 2। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक स्लोप निकाल दिया, डीवी अपॉन डी एस निकाल दिया। ठीक है, स्लोप निकाल लेने के बाद मुझे v से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना कन्वीनियंट लग रहा है। क्यों, क्योंकि ऐसा करने से यहाँ पर ये टर्म बन जाएगी एक्सेलरेशन, और फिर उस एक्सेलरेशन को मैं लिख लूंगा डीवी अपॉन डी टी। ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू डीवी अपॉन डी टी लिखने के बाद वेलोसिटी वाली टर्म को एक साइड, टाइम वाली टर्म को एक साइड, हम आराम से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इंटीग्रेट कर सकते हैं। वेलोसिटी के लिए हम प्रॉपरली यहाँ से लेकर यहाँ तक लिमिट डाल सकते हैं। लिमिट डालने से क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम बड़े आराम से आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम आ गया, तो फिर बाकी सवाल बड़े आराम से कैलकुलेट करा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है हमें कि यहाँ पर बोट की वेलोसिटी दे रखी है। ठीक है, ये आपकी बोट है। ठीक है, वाटर की वेलोसिटी दे रखी है। ठीक है, और जो मोटरसाइकिलिस्ट है उस मोटरसाइकिलिस्ट की भी वेलोसिटी दे रखी है। ठीक है, यहाँ पर एक मोटरसाइकिलिस्ट है, उसकी वेलोसिटी दे रखी है। ठीक है, हम इसके रिलेटिव एक पार्टिकल को लॉन्च कर रहे हैं, है ना, इतनी वेलोसिटी के साथ, और ये पार्टिकल इस पे जाके गिर रहा है। ठीक है, और कितने समय के बाद गिर रहा है, 4 सेकंड के बाद गिर रहा है, ये भी हमें दे रखा है। ठीक है, तो हमें ये वैल्यू बताना है। ठीक है, चलो देखते हैं अपन। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन ये है कि जो पार्टिकल है वो 4 सेकंड के बाद गिरा है ना, तो उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो 4 सेकंड के बराबर होगा। ठीक है, तो मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लगा दिया, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लगा दिया, और टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू 4 सेकंड के बराबर पुट कर दी। उससे क्या होगा, जो जेड डायरेक्शन की वेलोसिटी हो, ठीक है, जो जेड डायरेक्शन की वेलोसिटी है या फिर जो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो आराम से मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां से एक काम तो हो गया। ये एक काम होने के बाद अब यहाँ पर ये वाला जो मोटर बोट है ना, ये जो मोटरसाइकिलिस्ट है, ये एक्स में जितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है
उतनी ही डिस्टेंस हमारे पार्टिकल को ट्रैवल करना पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि ये पार्टिकल या ये जो मोटरसाइकिलिस्ट है ये पार्टिकल को कैच कर पाए, तो कैच करने के लिए इट इज नेसेसरी कि एक्स में ये जितना चल रहा है पार्टिकल भी उतना ही चले। एक्स में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए इट इज नेसेसरी कि दोनों की एक्स वाली वेलोसिटी बराबर हो। ठीक है, मोटरसाइकिलिस्ट की वेलोसिटी इतनी थी तो हमारे पार्टिकल की भी एक्स वाली वेलोसिटी इतनी होना चाहिए। ठीक है, तो एक्स वाली वेलोसिटी आ गई। अब वाई डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, वाई डायरेक्शन में हमें रेंज पता है 60 के बराबर है। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, रेंज का फॉर्मूला लगा देंगे। है ना, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। ठीक है, या फिर टू यू वाई यू जेड अपॉन जी, ये होता है रेंज का फॉर्मूला। इसको 60 से इक्वेट करेंगे, हमारे पास जेड वाली वेलोसिटी है, जी की वैल्यू है, तो यहाँ से वाई वाली वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, अब ऐसा करने से हमने क्या करा है ना, हमने जो भी वेलोसिटी निकाली है वो सब ग्राउंड फ्रेम में निकाली है। ग्राउंड फ्रेम में निकाल लेने के बाद अब अगर आपसे वो रिलेटिव वेलोसिटी पूछ रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी आराम से निकाली जा सकती है। ठीक है, और रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लोगे तो अपना काम आराम से हो जाएगा। ठीक है, अभी अपन इतना ही डिस्कस कर रहे हैं, बाकी अब अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।